इस एपिसोड की शुरुआत में जुलाई कंप्यूटर लैब में डीप थॉट्स में खोया हुआ था इस ईरा में, जहां मोबाइल फोन मौजूद नहीं है और इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स अभी भी पॉपुलर नहीं है। यहां तक कि क्यूक्यू चाइनीज मैसेंजर ऐप भी कुछ साल तक अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि डू यूएटिंग ने हाल ही में अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। ज्यूलाई ने इसे उसे जीतने के लिए सही अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। हालांकि प्रॉब्लम यह थी कि डू यूएटिंग एक्स सिटी में है, इसलिए ज्यूलाई को उसे मनाने के लिए बाद में वहां जाना होगा। उसे तुरंत एक सॉलिड प्लान के साथ आने की जरूरत है कि कैसे अपनी स्ट्रैटेजी में फंसाने से पहले डू यूएटिंग का विश्वास हासिल करना होगा। फिर उसने लियाओ कैक्सिन को एक ईमेल भेजा और वह सोच रहा था कि वह कब जवाब देगी। इस बीच अपने डेस्क पर लियाओ कैक्सिन काम में बिजी थी जब उसके कंप्यूटर पर एक न्यू ईमेल नोटिफिकेशन आया। उसने उस पर क्लिक किया और शुलाई से एक लंबा मैसेज देखा। उसने ईमेल पढ़ा। डियर फ्रेंड, मुझे आशा है कि मेरे वर्ड तुमको एनकरेज और मोटिवेट किया होगा, जो तुम अपने ड्रीम्स का पीछा करते रहने के लिए चाहते हैं। मैं यह कहकर शुरू करना चाहता हूं कि तुम्हारी काम अमेजिंग है। हर बार जब मैं उन्हें पढ़ता हूं तो मैं हर वर्ड में मैजिक महसूस कर सकता हूं। प्लीज अपने स्किल और टैलेंट पर विश्वास रखें। जब भी तुमको जारी रखना डिफिकल्ट लगे तो याद रखना कि हर राइटर को फेलियर और डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। मेरा मानना है कि आपके पास वह सब है जो एक ग्रेट राइटर बनने के लिए चाहिए, और मैं तुम्हें इस वर्ल्ड में एक स्टार की तरह शाइन करते हुए देखने के लिए क्यूरियस हूं। तुम्हारे ड्रीम्स सूखी मिट्टी पर भी खिलेंगे। तुम्हारा साइलेंट फैन स्यूलाई। यह पढ़कर लियाओ को खुशी की लहर महसूस हुई। उसने खुद से सोचा, यह लड़का वास्तव में डरता है कि मैं लिखना बंद कर दूंगा। हालांकि डाउट उसके मन में आया, क्योंकि उसे अपने नॉवेल्स में से एक को अपने लिटरेचर टीचर को दिखाते हुए याद आया कि टीचर ने उसके वर्क की हार्श क्रिटिसिज्म की थी, यह कहते हुए कि यह नॉवल खराब लिखा गया है, इसमें इमोशनली जुड़ने की एबिलिटी का कमी है और यह लॉजिकल फैलेसीज से भरा है। टीचर ने उसे इस पर टाइम वेस्ट न करने और कुछ अधिक मीनिंगफुल चीज पर कॉन्सेंट्रेट करने की सलाह दी। इससे भी बदतर, टीचर ने उसके नॉवल को फ्लोर पर फेंक दिया था और कहा था कि ऐसे अनइंस्पायर्ड और वर्थलेस आर्टिकल लिखना यूजलेस है। गलत रास्ते पर मत जाओ, लियाओ। कैक्सिन ने सोचा कि शायद टीचर ने मेरे काम को अप्रिशिएट नहीं की, लेकिन स्यूलाई जैसे रीडर इसे अलग तरह से देख सकते हैं। उसके काइंड वर्ड्स से इंस्पायर्ड महसूस करते हुए उसने जवाब सेंड किया कि मैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क और परसिवियर से काम करती रहूंगी, चाहे इस यात्रा में मुझे कितनी भी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़े। मैं आगे बढ़ते हुए आपके इंसेंटिव और सपोर्ट को हमेशा याद रखूंगी। कुछ ही देर बाद ज्यूलाई ने तुरंत जवाब दिया और उससे पूछा कि क्या वह क्लास में है। लियाओ कैक्सिन उसके रिप्लाई से हैरान थी, यह सोचकर कि क्या वह कंप्यूटर लैब में इंतजार कर रहा है। पिछली बार जब मैंने उसे देखा था तो वह भी कंप्यूटर लैब बिल्डिंग में था। क्यूरियोसिटी से उसने जवाब दिया कि क्या तुम फ्री हो, क्या तुम कैफेटेरिया में साथ में दोपहर का लंच करना चाहोगे। स्यूलाई ने जवाब देते हुए कंसेंट जताई। मैं कंप्यूटर लैब बिल्डिंग के सामने तुम्हारा इंतजार करूंगी, लियाओ कैक्सिन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ठीक है, मैं तुमसे कुछ देर बाद वहां कंप्यूटर लैब बिल्डिंग के सामने मिलूंगी। वे प्लान के अनुसार मिले और खाना शेयर करने के लिए और एक कॉन्वर्सेशन करने के लिए रेडी थे। लियाओ कैक्सिन ने शुलाई से मुलाकात की और शर्माते हुए उनसे कहा कि मैंने हाल ही में एक नॉवल का ड्राफ्ट लिखा है और मैं वास्तव में इस पर तुम्हारी फीडबैक चाहूंगा। ड्राफ्ट पढ़ने पर स्यूलाई हैरान रह गया और कहा, यह ड्राफ्ट मेरे फेवरेट नॉवल डस्ट ऑफ द हार्ट की शुरुआत है। उसने डिसबिलीफ में सोचा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इसे 1998 की बिगिनिंग में देख रहा हूं। मुझे इसकी हर लाइन याद है। यह मेमोरेबल कोटेशन से भरा है जो लोगों ने अपने क्यूक्यू स्टेटस में यूज किए थे, और उसने इस नॉवल के लिए काउंटलेस अवार्ड्स जीते, यहां तक कि नोबेल अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने के करीब भी पहुंची थी। लियाओ कैक्सिन ने उसके आश्चर्य को देखकर नर्वसनेस से पूछा, क्या तुमको भी लगता है कि यह खराब लिखा गया है। ज्यूलाई ने कंफ्यूजन में पलक झपकाई और कहा, तुम्हारा क्या मतलब है लियो। कैक्सिन ने समझाया, मेरे लिटरेचर टीचर ने कहा कि यह पीस पूर्ली लिखा गया है और मुझे इस पर काम करना बंद करने की सलाह दी। मुझे बस एक रीडर के रूप में इस पर तुम्हारी ओपिनियन जानने की जरूरत है। क्या यह वास्तव में इतना शैलो है? क्या यह वास्तव में इतना बुरा है? उसने अपनी आंखों में रियल चिंता के साथ उसकी ओर देखा। यह सुनकर स्यूलाई को एक इंटरव्यू में रीडिंग याद आया कि डस्ट ऑफ द हार्ट की शुरुआत को लियो कैक्सिन के टीचर ने कठोरता से रिजेक्ट कर दिया था, जिन्होंने कहा था कि यह वर्थलेस है। उसने लगभग मैन्यूस्क्रिप्ट को दफन कर दिया था।
शुक्र है कि वह इसे इतना प्यार करती थी कि कुछ साल बाद उसने एक नए पब्लिशर की तलाश की जिसने इस मास्टरपीस को खोने से बचाया। सियुलाई उसके करीब चली गई और विश्वास के साथ कहा, मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ राइटिंग टेक्निक और आइडिया अपने समय से आगे हो सकते हैं। जो लोग इसकी अप्रिशिएट कर सकते हैं वे इसे एक्सेलेंट पाएंगे, लेकिन अन्य लोग इसे बहुत अलग या ऑर्डिनरी सोच सकते हैं। फिर उसने पूछा, क्या तुमने कभी फिट्जगर्ड की द ग्रेट गैट्सबी पढ़ी है? जब यह पहली बार पब्लिश हुई थी तो कई लोगों ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इसके पायोनियर विचारों ने इसे तुरंत सफल बना दिया। एक क्रिस्टाल हमेशा चमकता रहता है। सियुलाई के वर्ड्स को सुनकर लियाओ कैक्सन के चेहरे पर एक स्वीट स्माइल आ गई। उसने क्यूरियोसिटी से पूछा, क्या तुम मुझे इसमें इंप्रूव करने के बारे में कुछ सलाह दे सकते हैं? सियुलाई का दिल जोर से धड़क उठा और मन में कहा, मैं उसे सलाह देने की हिम्मत नहीं कर सकता। क्या होगा अगर मैंने गलती से उसकी राइटिंग स्टाइल बदल दी और उसके पूरे करियर को अफेक्ट कर दिया? यह एक अनफॉरगिवेबल गलती होगी। उसने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया कि मैं जो सबसे अच्छी सलाह दे सकता हूं वह यह है कि अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट के प्रति सच्चे रहें और अपने चुने हुए पाथ पर चलते रहें। किसी को भी तुमको उस चीज से दूर न ले जाने दें जिस पर तुम विश्वास करते हो। सियुलाई ने कहा कि हजारों लोगों की नजर में हजारों हैमलेट्स हैं। मैं तुम्हारे काम पर कमेंट नहीं करना चाहता जब तक यह एंड न हो जाए। यह सुनकर लियाओ कैक्सिन ने सोचा कि शायद सियुलाई यह कहने में शर्मिंदा है कि उसका राइटिंग अच्छा नहीं था, लेकिन सियुलाई ने जारी रखा, मैं एक प्रोफेशनल नहीं हूं, इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि क्या सही है या गलत। मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता जो तुमको मिसगाइड कर सके। अन्य लोगों की कमेंट्स को केवल रेफरेंस के रूप में लेना चाहिए। पहला पर्सन जिसे तुम्हें अपने राइटिंग से सेटिस्फाई होना चाहिए वह खुद है। तुम अपने काम के क्रिएटर हैं और तुम्हारा डिसीजन और इंट्यूशन सबसे ज्यादा मायने रखता है। उन्होंने यह जोड़ने से पहले कुछ देर रुककर कहा, जब तक तुमको लगता है कि यह अच्छा है तो यह अच्छा है। अगर तुमको यह पसंद है तो लिखते रहें। अन्य लोगों की ओपिनियन को अपने काम के प्रति अपना सोच बदलने न दें। रीडर्स तुम्हारे राइटिंग में तुम्हारे प्यार और सेल्फ कॉन्फिडेंस को महसूस कर पाएंगे। शायद यह लिटरेरी क्रिटिक्स के हाई स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं करेगा, लेकिन इसने मुझे डीपली छुआ है और मुझे विश्वास है कि यह फ्यूचर में कई अन्य लोगों को प्रभावित करेगा। आखिरकार मैं एक प्रकार के रीडर का रिप्रेजेंट करता हूं, इसलिए दूसरों की कमेंट्स को अपने काम को देखने का तरीका बदलने न दें। लियाओ कैक्सिन ने उसके शब्दों से अपने दिल को गर्म महसूस किया। इतने दिनों के कंफ्यूजन के बाद उसके शब्दों ने अचानक सब क्लियर कर दिया और कहा, वह मुझे इतनी अच्छी तरह से समझते हैं। इससे पहले किसी ने मुझे इस तरह से नहीं समझा था। यह पहली बार था जब किसी ने उसे इस तरह से एनकरेज किया था। उसके पेरेंट्स ने कभी इस तरह का सपोर्ट नहीं किया था। वे हमेशा कहते थे कि पूरे दिन लिखने का क्या मतलब है? क्या इसे खाने की तरह खाया जा सकता है या पानी के रूप में पिया जा सकता है? तुम्हारे थर्ड कजन ने कॉलेज के दौरान ट्यूटर के रूप में काम किया था और पैसा कमाया। एक लड़की के रूप में तुम्हारे आर्टिकल्स का क्या फायदा है? तुम्हें कपड़े धोना और खाना बनाना सीखना चाहिए। पढ़ाई की क्या परेशानी है? तुम्हारा भाई बहुत इंटेलिजेंट है, यहां तक कि उसके ब्रदर ने भी उसका मजाक उड़ाया था कि सिस्टर तुम बहुत अनफैशनेबल कपड़े पहनती हो। अन्य सिस्टर्स शॉर्ट स्कर्ट्स और ब्लैक स्टॉकिंग्स पहनती हैं। मेरे क्लासमेट मुझ पर हंसेंगे अगर तुम इस तरह के कपड़े पहनोगी। लियाओ कैक्सिन ने कहा, मेरे ब्लड रिलेटिव्स की तुलना में सियुलाई को फैमिली की तरह महसूस हो रहा है। सियुलाई उससे कहा कि तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। यह दूसरी बार, तीसरी बार, 100 बार होगा, लेकिन जब तुम इन ऑब्स्टिकल्स को पार करोगे तो तुम किसी और की तुलना में अधिक चमकोगे। लियाओ कैक्सिन उसके शब्दों से खुश हो गई। कहा, मैं वास्तव में तुम्हारे काइंड वर्ड्स की सराहना करती हूं। उसने धीरे से कहा, मैं अपने ड्रीम्स को गेट करने की पूरी कोशिश करूंगी। इस बीच शाओनिंग और उसके दोस्त ने सियुलाई को दूर से लियाओ कैक्सिन के साथ बात करते और हंसते हुए देखा। शाओनिंग की दोस्त ने उसे धक्का दिया और पूछा, क्या वह वहां पर सियुलाई नहीं है और उसके बगल में एक लड़की है? शाओनिंग ने उत्तर दिया, हां, वह वही है। ज्याओनिंग ने गुस्से की लहर महसूस की और कहा, जैसा मैंने सोचा था, उसने लंबे टाइम से मुझसे बात नहीं की है। क्या वह पिछली बार जो कुछ भी कहा उसके बारे में वह सीरियस था? उसके दोस्त ने उसकी फ्रस्ट्रेशन को देखते हुए कहा कि उसकी फेवरेट चीजें ज्यादा वैल्यूएबल नहीं लगती हैं। वह पहले से ही इतनी जल्दी किसी अन्य लड़की के साथ है और वह क्लियरली हर तरह से तुमसे इंफीरियर है। उसे देखो, क्लियरली एक कंट्री गर्ल है जो केवल पढ़ना जानती है। क्या वह वास्तव में सोचता है
कि वह आपसे बेहतर है। स्याओनिंग गुस्से में जल्दी से अपने दोस्त की बकबक को बंद कर दिया और कहा, बकवास मत करो। यह उसकी पसंद है। वह किसके साथ समय बिताता है, इसमें मेरा कोई काम नहीं है। हमें एक साथ मत जोड़ो। उसकी फ्रेंड ने हल्के से मुस्कुराते हुए स्याओनिंग से पूछा, तुम्हें जलन नहीं हो रही है? स्याओनिंग ने मुस्कुराने की कोशिश की और जवाब दिया, जेलस? तुम इस पर बहुत ज्यादा सोच रही हो। उसी समय सायुलाय, जिसने उनकी बातचीत सुन ली थी, गुस्से से उबल रही थी और कहा, ये दोनों बहुत अनोइंग हैं। जब भी मैं कैफेटेरिया में होती हूं तो वे हमेशा मुझे परेशान करने क्यों आते हैं और मेरे आइडियल के बारे में इतनी तेज आवाज में बात करते हैं। यह लियाओ कैक्सिन के साथ मेरी दोस्ती का अपमान है। उसने शाओनिंग और उसकी फ्रेंड पर गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन जल्दी से खुद को शांत कर लिया, यह सोचकर कि शुक्र है कि मेरी आइडियल को यह एहसास नहीं हुआ कि वे क्या कह रहे थे। लियाओ कैक्सिन की ओर मुड़कर उसने कहा, एक मिनट रुको, मैं अपने 2 क्लासमेट्स को हेलो कहने जा रहा हूं। वह शाओनिंग और उसके दोस्त के पास गया और गुस्से में उनका नाम पुकारा। हालांकि जैसे ही वह पास आया, शुलाई हैरान रह गई और सोचा कि ज़्याओनिंग वह इतनी दूर कैसे चली गई। मुझे लगा कि वह एक पल पहले मुझसे सिर्फ आधा मीटर पीछे थी। कंफ्यूज्ड और हैरान, वह सरप्राइज था कि क्या हो रहा है। ज़्याओनिंग के दोस्त ने उसे फिर से चिढ़ाया, देखो वह वापस आ रहा है। कोशिश करना चाहते हो और उसे जीतना चाहते हो। ज़्याओनिंग इरिटेट हो गई और बोले, बकवास करना बंद करो। स्यूलाई अभी भी गुस्से में क्लियरली उनकी बातचीत सुन ली। मैंने इसे फिर से इतनी दूरी से क्लियरली सुना, इसका कोई मतलब नहीं है। स्यूलाई ने खुद से सोचा, भूल जाओ, वे दोनों बेकार हैं, उनसे झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि उसने अचानक महसूस किया कि उसके शरीर के साथ कुछ अजीब हो रहा है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कॉन्सेंट्रेट किया। उसने महसूस किया कि उसके आसपास की दुनिया बदल गई थी। हवा की साउंड डेरिवेटिव्स की एक्सप्लेनेशन करते हुए, टीचर का दूर का लेक्चर, यह सब साउंड उसके पास इतनी क्लैरिटी से आया कि और वह कैफेटेरिया से आने वाले आवाजें भी सुन सकता था, जहां एक स्टूडेंट लंच लेडी की तारीफ कर रहा था और कह रहा था कि आपका खाना डिलिशियस है। मैं 5 दिनों से भूखा था। एक अन्य स्टूडेंट ने शिकायत की, क्या यह कर्स है? टमाटर के साथ तले हुए अंडे इतने मीठे क्यों हैं? कैफेटेरिया से आ रही बकबक और शोर उसके दिमाग में भर गया। उनके बीच बहुत दूरी होने के बावजूद सरप्राइज्ड जुलाई ने सोचा कि क्या यह रिबर्थ द्वारा लाया गया एक न्यू स्किल है। खुशी की एक लहर उसके ऊपर बह गई। क्या यह लेजेंडरी डिवाइन ईयर नहीं है? चलो इसे अभी के लिए कहते हैं। मुझे आश्चर्य है कि यह कैसे एक्टिवेट होता है। यह एक पैसिव स्किल्स की तरह लगता है, इसलिए एक्टिव स्किल्स के बारे में क्या किसी भी तरह से यह अनबिलीवेबली बेनिफिशियल है? ज्यूलाई के अजीब व्यवहार को देखते हुए लियो कैक्सिन ने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या गलत है। स्यूलाई ने जल्दी से खुद को शांत किया और कहा कि मैं बस सोच रहा था कि क्योंकि हम क्लासमेट हैं, अगर हम यहां नहीं मिलते हैं तो हम कहीं और मिलेंगे। हर बार एक दूसरे को ग्रीट करने की कोई जरूरत नहीं है। यह थोड़ा फॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर से वह खुश था। यह किसी प्रकार की एबिलिटी होनी चाहिए, एक चीट कोड। वे इसे वेब नोवेल पर चीट कोड कहते हैं। फिर उसने लियाओ कैक्सिन से कहा कि अब दोपहर हो चुकी है। अगर हम और इंतजार करते हैं तो कैफेटेरिया में खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। चलो चलते हैं। लियाओ कैक्सिन सहमत हुए और दोनों एक साथ कैफेटेरिया की ओर चल दिए। और कुछ दिनों बाद स्यूलाई ने एक्स सिटी का दौरा किया, जहां यांग फेलोंग स्टेज पर खड़े होकर अपने शोकेस इवेंट की होस्टिंग कर रहे थे। यांग फेलोंग ने ऑडियंस को एड्रेस करते हुए कहा कि पीछे मुड़कर देखें तो हमने इंटरनेट का तेजी से डेवलपमेंट और डिजिटल इरा के इमर्जेंस को देखा है। इस डिजिटल वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटीज चैलेंजेस के साथ साथ मौजूद हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक हम साहस के साथ इनोवेशन करने और चेंजेस को अपनाने का साहस करते हैं, तो हम इन अपॉर्चुनिटीज को पा सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। यांग फेलोंग ने सेल्फ कॉन्फिडेंस से क्राउड को एड्रेस किया। मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि कमर्शियल इंडस्ट्री डिजिटल एरा में इंटरनेट, एआई और बिग डेटा जैसी न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ एक बड़ी रेवोल्यूशन से गुजरेगा। हमारे जीवन और काम करने के तरीके बदल रहे हैं। ये इनोवेशन ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल को डिसरप्ट कर रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स और कंपनीज को अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी और कैपेबिलिटीज प्रदान कर रहे हैं। क्राउड से देख रहे स्यूलाई ने सोचा कि वास्तव में डैडी फिलोंग के उन सोल को शेक कर देने वाले वर्ड्स ने पहले ही ऑडियंस को मोहित कर लिया है। चीजों को बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट करने की उसकी एबिलिटी वास्तव में टॉप नॉच है। यांग फेलोंग ने कहा कि इस डिजिटल वर्ल्ड में हम प्लेस, टाइम और लैंग्वेज की बाउंड्रीज को तोड़ देंगे
और ग्लोबल कॉमर्स के लिए एक इनविजिबल लिंक का निर्माण करेंगे। इसे सिंपल वर्ड्स में कहें तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को ग्लोबल लेवल पर लाना और यह इंश्योर करना कि सभी को कन्वीनियंट एफिशिएंट सर्विसेज से लाभ मिले, जो प्रेफरेंसेस की नॉर्मलाइज्ड सिस्टम जीएसपी स्टैंडर्ड्स को पूरा करती हैं। क्राउड ने सहमति में बड़बड़ाया। यंग फेलोंग का डिजिटल वर्ल्ड का अप्रोच और कमर्शियल रेवोल्यूशन वास्तव में एक्सेलेंट है। कुछ लोगों ने यांग फेलोंग की प्रशंसा की। क्राउड की एक्सेप्टेंस में डूबे हुए अक्स्यूलाई ने सही मोमेंट देखा और सभी को सुनने के लिए ऊंची आवाज में बोलते हुए खड़े हो गए कि मुझे लगता है कि आपका ड्रीम इनक्रेडिबल है और फ्यूचर में डेफिनेटली सच होगा, लेकिन ऐसा दिन भी आएगा जब आप कुचल दिए जाएंगे। क्राउड तुरंत गुस्से में भड़क उठी। ये बच्चा कौन है जो कुछ भी नहीं समझता है, लेकिन इतनी बोल्डनेस से बोलने की हिम्मत करता है? ये तो सिर्फ एक स्टूडेंट है। किसी ने चिल्लाया कि वह क्या कह रहा है? क्या यह यहां ट्रबल क्रिएट करने के लिए आया है? दूसरे ने कहा कि वह सिर्फ दिखावा कर रहा है। यांग फेलोंग ऑब्स्टिकल से चौंक गए। उन्होंने सोचा कि यह बहस करने वाला बच्चा कौन है जो मेरे कार्यक्रम का क्रियाक्रम कर रहा है। उन्होंने लगभग क्राउड को अभी अभी अफेक्ट किया। इवेंट्स मैनेजर ने जल्दी से सिक्योरिटी को बुलाया और उन पर चिल्लाया कि तुम यहां किसी को भी इतनी आसानी से कैसे आने दे सकते हैं। लेकिन शिवलाई ने बंद नहीं किया था। उसने यांग फेलोंग से आंखें मिलाईं और जारी रखा। मैं जानता हूं कि आप वास्तव में क्या सोच रहे हैं। मैं आपके दिल में छिपे सबसे गहरे विचारों को भी जानता हूं। अगर आप वास्तव में अपनी डिफिकल्टीज से बाहर निकलना चाहते हैं तो मुझे ढूंढिए। यांग फेलोंग आश्चर्य में जम गया। मेरे दिल में छिपे विचारों का क्या मतलब है? एक शांत मुस्कान के साथ स्यूलाई मुड़ा और क्राउड को शॉक में छोड़कर बाहर निकलने की ओर चला गया। मैनेजर यांग फेलोंग के पास गया और कहा कि उसके जैसे लोग सिर्फ दिखावा करने के लिए यहां हैं, फेम पाने के लिए दूसरों पर कदम रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको उनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपकी ग्रैंड प्लान को पॉसिबली कुचला नहीं जा सकता। यांग फेलोंग ने सिर हिलाया और सहमति एक्सप्रेस की कि वह वास्तव में बकवास कर रहा था, लेकिन फिर मुस्कुराए और कहा, फिर भी मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं उसकी अप्रिशिएशन करता हूं। क्या आपको वह यंग मैन बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगता? उसे देखकर मुझे अपने छोटे रूप की याद आती है। भले ही वह सिर्फ दिखावा कर रहा हो या इतने सारे लोगों के सामने मुझे रिबटल करने का साहस जानता हो, मुझे क्यूरियस बनाता है। मैनेजर सरप्राइज्ड था और उसने जनरल मैनेजर यांग से पूछा कि यह आप क्या कह रहे हैं? और हमें यांग फेलोंग के ऑफिस बिल्डिंग के बाहर शुलाई खड़ा दिखाया जाता है और यांग फेलोंग उसके पास आया और कहा, तुमने कहा था कि मैं एक दिन कुचला जाऊंगा। मुझे लगता है कि तुम्हारे वर्ड बेसलेस नहीं है और मैं तुम्हारी सलाह सुनना चाहूंगा। यांग फेलोंग ने खुद से सोचा, यह युवक बहुत महत्वाकांक्षी और साहसी है, भले ही वह ध्यान आकर्षित कर रहा हो। हम सभी एक बार युवा थे। सियुलाई ने यांग फेलोंग की ओर देखा और कहा, मुझे पता था कि तुम मुझे ढूंढने के लिए बाहर आओगे, इसलिए तुम अभी भी सीखने योग्य हो। यांग फेलोंग थोड़ा चौंक गया और आश्चर्य हुआ कि मैं इस शो ऑफ करने वाले बच्चे से इतना एम्बैरस क्यों हूं। शिवलाई ने जारी रखा, मैं जानता हूं कि आप फेलोंग टेक्नोलॉजी को 2 बिलियन टोब एंटरप्राइज में बदलने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जो इस लेवल पर कोई समस्या नहीं है। आखिरकार चाइना के पास अभी भी पॉपुलेशन का बेनिफिट है। उन्होंने सलाह देने से पहले कुछ देर रुकी और कहा, लेकिन इसके बारे में सोचें, ऑर्डिनरी लोग अभी इतने अमीर नहीं हैं। अगर उनके पास चीप कंजम्पशन चैनल तक पहुंच होती तो आपको क्या लगता है कि वे क्या चुनते? यांग फेलोंग उलझन में थे और उन्होंने सोचा, क्या यह बच्चा सिर्फ किताबी कीड़ा हो सकता है? मैंने पहले ही इस पर डीप रिसर्च कर लिया है। स्यूलाई मुस्कुराए और समझाया, ठीक है, लेकिन अंत में आपको सफल होने के लिए B2C पर भी कॉन्सेंट्रेट करना होगा। कंज्यूमर्स की जरूरतों और एक्सपीरियंसेस पर कॉन्सेंट्रेट करने से आप सीधे उनके साथ जुड़ सकेंगे, फीडबैक प्राप्त करने के लिए और अपने प्रोडक्ट्स में तेजी से सुधार करने के लिए और वेरियस कंज्यूमर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए। ई कॉमर्स चैनल आपके मार्केट इक्विटी को एक्सटेंड करने में मदद करेंगे। जनरल मैनेजर यांग, शायद आपने पहले ही इसे सही मान लिया है। आपने अभी तक इसे पब्लिक करने की हिम्मत नहीं की है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप एक स्ट्रांग मैन हैं। अगर आप इस रूट पर चलते रहे तो आप दुनिया बदल देंगे। स्यूलाई की लेक्चर सही समय पर अपनी छाप छोड़ेगी और उसने मन में सोचा, मदद करना निगोशिएशन को स्ट्रांग बनाने के लिए। तभी यांग फेलोंग की आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि उन्होंने सोचा, यह सच है, इस यूथ से बेहतर मुझे कोई नहीं समझता। मैं इस बारे में लंबे समय से टेंशन और पेन में था। मैंने अपने कॉलीग्स को इसके बारे में सिग्नल दिया था, लेकिन हर कोई सोचता है कि मैं दिन में सपना देख रहा हूं।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह यूथ मेरी विजन को इतनी क्लियरली देख पाएगा। स्यूलाई इस बात से खुश थे कि चीजें कैसे आगे बढ़ रही हैं और सोचा कि फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। पहले एक क्लोज रिलेशनशिप बनाओ ताकि वह दूसरों द्वारा गलत समझे जाने पर मुझे एक टीम के साथी के रूप में देख सके। शुलाई ने फिर अपनी जेब से एक सीडी निकाली और उसे यांग फीलोंग को सौंप दिया। यह एक प्रोग्राम है जिसे मैंने लिखा था। मैं इसे आपको एक गिफ्ट के रूप में दे रहा हूं। चाहे आप इसका उपयोग करें या नहीं, यह आप पर निर्भर है, लेकिन अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे देखें या नहीं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, कोई भी थोड़ा सा अट्रैक्शन वाला पर्सन आपकी चापलूसी करने के लिए कुछ कह सकता है, लेकिन यह सीडी ही असली चीज है जो मैं आज आपको देना चाहता था। सेकंड स्टेप पूरा हुआ। मैंने उसे अपने जाल में फंसाने के लिए असली डील की एक स्ट्रॉन्ग डोज दी है। यांग फेलोंग अभी भी कंफ्यूजन में है और स्यूलाई से पूछता है, तुम मुझे इस तरह यह क्यों दे रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारी टेक्नोलॉजी चुरा लूंगा? उन्होंने आगे कहा, फ्यूचर में खुद को परेशानी से बचाने के लिए तुम्हें कम से कम पहले मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करना चाहिए। यह सुनकर शुलाई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर आप उस तरह के बिजनेसमैन बनने जा रहे हैं तो आप असफल होने के लिए अभिशप्त हैं। इसके अलावा यह सिर्फ एक शुरुआत है। अगर आप सीड पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं और तरबूज को फेंकना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। वह मुड़ा और जाने लगा। आज के लिए बस इतना ही। यांग फेलोंग ने उसे पीछे से बुलाया। स्यूलाई रुका, पीछे मुड़ा और कहा, आप और क्या कहना चाहते हैं? क्यूरियस और कंफ्यूजन में यांग फेलोंग ने पूछा, तुमने मुझे क्यों चुना? स्यूलाई ने शांति से उसकी ओर देखा और कहा, क्योंकि आप जो कर रहे हैं उससे देश और लोगों को लाभ होता है। अगर आप इसे अच्छी तरह से करते हैं तो चीन ऊंची उड़ान भरेगा, इसलिए यह केवल आप ही हो सकते हैं। फिर वह फिर से चलने लगा, लेकिन अचानक रुक गया, जिससे यांग फेलोंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि उसके पास मेरे लिए और भी इंपॉर्टेंट एडवाइस होगी। मैं पागल हो सकता हूं, लेकिन मैं इसे सुनने के लिए क्यूरियस हूं। हालांकि यांग फेलोंग गलत था। श्यूलाई ने बस यह कहने के लिए मुड़ा था, वैसे मेरा नाम श्यूलाई है, इसे मत भूलना। यांग फेलोंग जो कुछ उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसको निराशा महसूस हुई। उसने सोचा, मैंने वास्तव में सोचा कि उसके पास कहने के लिए कुछ और है। थोड़ी देर बाद यांग फेलोंग उत्सुकता के कारण अपने ऑफिस लौटकर उसने वह सीडी अपने कंप्यूटर में डाली जो श्यूलाई ने उसे दी थी। जैसे ही प्रोग्राम लोड हुआ और उसे देखकर यांग फेलोंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या यह वह कोड नहीं है जिसे मैं डेवलप करने की प्लान बना रहा था? उसने सोचा। उसने हर एक लाइन की एक्सप्लेनेशन भी की है। एक्साइटेड यांग फेलोंग ने खुद से मुस्कुराया और जोर से कहा, शायद यह लोगों के बीच एक छिपा हुआ एक्सपर्ट है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा है। मुझे उसकी प्रतिभा और फ्लाइंग ड्रैगन की इस फ्रेमवर्क के साथ उसे अपनी टीम में रिक्रूट करना होगा। एम्पायर डेफिनेटली कुछ समय बाद बड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा। उस शाम स्कूल कैफेटेरिया में यांग फेलोंग स्यूलाई से मिलने आया। लोगों ने यांग फेलोंग को देखा। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। वह पर्सन परिचित लग रहा है। क्या वह टीवी पर नहीं था? स्यूलाई प्रभावित हुआ कि कितनी जल्दी यांग फेलोंग ने उसे ढूंढ लिया था। स्यूलाई ने सोचा कि वह काफी केपेबल है, लेकिन फिर यांग फेलोंग ने कहा, यह उतना मुश्किल नहीं है जब प्रोग्राम के अंत तक चलने पर स्कूल कैफेटेरिया का नाम चमकते हुए सुनहरे रंग में दिखाई देता है, जिसे मिस करना मुश्किल है। यांग फेलोंग ने 3 दिनों तक इंतजार किया था कैफेटेरिया में स्यूलाई से मिलने के लिए। यह बच्चा बहुत दिखावा करता है, यांग फेलोंग ने सोचा, लेकिन मुझे भी स्यूलाई के पास आकर अपनी बात पर कायम रहना होगा। यांग फेलोंग ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा? स्यूलाई ने शांति से उत्तर दिया, अब आप क्लियर सोच वाले हैं कि आप ऐसे किसी अपॉर्चुनिटी को छोड़ेंगे नहीं। यांग फेलोंग को यह सोचकर थोड़ी निराशा हुई कि ऐसा लगता है जैसे मैं हमेशा के लिए अपने दिमाग से बाहर हो गया हूं। उन्होंने पोलाइटली स्यूलाई को अपने बिजनेस एम्पायर में ज्वाइन होने के लिए आमंत्रित किया। क्या तुम जानते हो कि फेलोंग टेक्नोलॉजी फ्यूचर में कितनी डेवलप होगी? मुझे तुम्हारे साथ मिलकर एक कमर्शियल एम्पायर बनाने की आशा है। हालांकि स्यूलाई ने अपना सिर हिलाया और कहा, ज्वाइन होने के बारे में भूल जाओ। यह क्यूरियस यूथ को लुभाने के लिए काम कर सकता है, लेकिन यह मुझ पर काम नहीं करेगा। क्या आपको लगता है कि आप मुझे ऐसे खाली शब्दों से अट्रैक्ट ही कर सकते हैं? यांग फेलोंग इस क्लियर रिजेक्शन से हैरान था। निराश और गुस्से में उसने सोचा, यह बहुत बुरा है।
मैंने यहां आने से पहले इन्वेस्टिगेशन की थी कि वह एक ऑर्डिनरी फैमिली का थोड़ा प्रतिभाशाली कॉलेज स्टूडेंट है। यांग फेलोंग की रिएक्शन देखकर शिवलाई मुस्कुराई और बोली, क्योंकि तुम मुझे ढूंढने आए हो, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। उसने अपना बैग खोला और उसमें से एक सीडी और कागज का एक टुकड़ा निकाला और उन्हें यांग फेलोंग को सौंप दिया। सामान प्राप्त करने के बाद यांग फेलोंग यह सोचकर मुस्कुराया कि पिछली सीडी में जो था, इस बार उसमें सैंपल प्रोग्राम होना चाहिए, यह पूरा होना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने कागज का टुकड़ा खोला और उसे पढ़ा, तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह फेलोंग टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फ्यूचर का बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जो कंपनी के ग्लोबल एक्सपेंशन की है। यांग फेलोंग खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सका। अगर फेलोंग टेक्नोलॉजी एक ह्यूज शिप है, तो ये रडर हैं, जो हमें फर्टाइल कॉन्टिनेंट तक ले जाएंगे। इस इंफॉर्मेशन का वैल्यू पिछले प्रोग्राम की तुलना में कई गुना अधिक है। सियुलाई ने यांग फेलोंग को लंबे समय तक देखा और कहा, आप एक स्मार्ट पर्सन हैं, इसलिए मुझसे मत पूछिए कि मैं यह सब कैसे जानता हूं या मुझे यह कहां से मिला। और यह मत पूछो कि मेरे जैसा एक गरीब कॉलेज स्टूडेंट इतना कुछ क्यों जानता है। अगर आप विश्वास करने को तैयार हैं, तो आगे बढ़ें और इस पर काम करें। अगर नहीं, तो यह भी ठीक है। उन्होंने कहा, अगर फ्यूचर में फेलोंग टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, तो आपको पता होगा कि मैंने आज जो किया है वह कितना वैल्यूएबल है। तब आपको पता होगा कि क्या करना है। यांग फेलोंग ने शुलाई को अप्रिसिएशन के साथ देखा और सोचा, यह आदमी न केवल इंटेलिजेंट है, बल्कि एक शाइनिंग स्टार की तरह शाइन रहा है। शुलाई ने फिर कहा, फेलोंग टेक्नोलॉजी में आपके विश्वास के लिए धन्यवाद और मैं आपकी बड़ी सक्सेस की कामना करता हूं। आखिरकार आप जो हासिल करने जा रहे हैं, उससे देश और लोगों दोनों को लाभ होगा। फिर वह यह कहते हुए जाने लगे, मैंने वह सब कह दिया है जो कहा जाना चाहिए। प्लीज जैसा आप चाहें वैसा करें। तभी यंग फेलोंग ने अपने दिल में क्लैरिटी और लाइटनेस की असीम भावना महसूस की और मुस्कुराया। यह एहसास स्प्रिंग की हवा की तरह है। फिर हमें 31 दिसंबर 1998 का सीन दिखाया जाता है, जहां यांग फेलोंग मीडिया के सामने फेलोंग टेक्नोलॉजी की ऑफिशियल लिस्ट की अनाउंस करते हुए खड़े थे। जोंग मिंग ने उत्साहपूर्वक स्यूलाई से पूछा, भाई स्यूलाई, क्या तुमने फेलोंग टेक्नोलॉजी के बारे में खबर देखी है? इसमें कहा गया है कि यह आज ही लिस्टेड हुई है और उन्होंने पहले ही फाइनेंशियल वर्ल्ड को चौंका देने वाला हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस का इन्वेस्टमेंट प्राप्त कर लिया है। क्या यह इनक्रेडिबल नहीं है? जोंग मिंग ने कहा, लोग कहते हैं कि इंटरनेट फ्यूचर का ट्रेंड है। डैडी फेलोंग वास्तव में विजनरी हैं। हालांकि शुलाई को यह सोचकर अंदर से थोड़ी घबराहट महसूस हुई कि प्रोग्रेस मेरे पास्ट लाइफ की तुलना में बहुत तेज है। मुझे पता नहीं है कि यह किस तरह के बदलाव लाएगी। जोंग मिंग ने फिर से कहा, फेलोंग टेक्नोलॉजी हैंगचेंग पर आधारित है। अगर हमने 1 साल पहले ग्रेजुएट किया होता और यांग फेलोंग के बिजनेस में ज्वाइन होते, तो शायद हम अभी बहुत सफल होते। ये सुनकर शुलाई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हालांकि यह मेरे पास्ट लाइफ की तुलना में 9 महीने पहले लॉन्च हुआ है। लिस्टिंग के बाद गति बहुत स्ट्रांग है, फिर भी यह अच्छा है। उसने खुद से सोचा कि यांग फेलोंग ने बहुत अच्छा काम किया था। फिर हमें अप्रैल 1999 का सीन दिखाया जाता है, जहां शुलाई प्रोफेसर गुओ को अपना ग्रेजुएशन थीसिस दिखाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि वह इस पर चर्चा कर रहे थे। तभी जंग श्यूल अचानक ऑफिस में घुस आई और अपना बैग जोर से टेबल पर पटकते हुए उसने गुस्से में कहा, प्रोफेसर गुओ, अगर आप मेरे लिए चीजों को मुश्किल बनाना चाहते हैं तो सीधे कह दें। क्या मेरे ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट को इस तरह से रोकते रहना वास्तव में जरूरी है? वह सोच रही थी, मैंने 2000 युआन का पेमेंट किया है ताकि कोई मेरे लिए यह प्रोजेक्ट लिख सके और उन्होंने गारंटी दी है कि यह पास हो जाएगा। इस ओल्ड मैन मेरे लिए चीजें मुश्किल बना रहा है। जांग श्यूले ने फिर कहा, मैं साइंटिफिक रिसर्च नहीं कर रही हूं। इसे मेरे लिए पर्याप्त अच्छा होना चाहिए मेरी डिग्री प्राप्त करने के लिए। फिर प्रोफेसर गुओ ने बिना किसी चिंता के शांति से उत्तर दिया, तुम्हारा ग्रेजुएट थीसिस प्रोफेशनल लग सकता है, लेकिन यह बेसिक एरर्स और नॉनसेंस से भरा हुआ है। इसे पास करना अन्य स्टूडेंट्स के लिए अनुचित होगा। जांग श्यूल ने नाराज होकर कहा, तो आप सच में इसे पास नहीं करने जा रहे हैं? प्रोफेसर गो ने परसिविरेंस से जवाब दिया, नहीं, इस प्रोजेक्ट की क्वालिटी कम से कम मेरी देखरेख में पास नहीं होगी। जांग श्यूले ने गुस्से में अपने दांत भींच लिए, डेस्क से उसका बैग पकड़ लिया और कहा, बस रुको, मैं डिजाइन को मॉडिफाई करूंगी। वह ऑफिस से बाहर चली गई। स्यूलाई, जिसने कमरे के पीछे से पूरा सीन देखा था, चिंतित एक्सप्रेशन के साथ प्रोफेसर गुओ के पास गया और कहा, टीचर गुओ,
शायद आपको अलर्ट रहना चाहिए। मैंने सुना है कि जो लोग उसे ऑफेंड करते हैं उनका कॉन्सिक्वेंसेस अच्छा नहीं होता है। उसने मन ही मन सोचा, मैं बस इतना ही कहूंगा। मुझे आशा है कि प्रोफेसर गुओ अलर्ट रहेंगे। हालांकि अगले ही मोमेंट में प्रोफेसर गुओ ने सियुलाई के ग्रेजुएट प्रोजेक्ट को उठा लिया और कहा, तुम्हारा पहला पेज अच्छा है, लेकिन यहां कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कुल मिलाकर यह उतना अच्छा नहीं है। यह सुनकर सियुलाई अजीब तरह से मुस्कुराए और कहा, प्रोफेसर गुओ की पैनी नजर है। अगर मैं रुकूं तो वह आधी रात तक मुझे लेक्चर देते रहेंगे। उसने फिर कहा, मैं इसमें सुधार करूंगा। उसने अपना प्रोजेक्ट पकड़ लिया और प्रोफेसर गो से कहा, मैं इस पर काम करने के लिए हॉस्टल में वापस जा रहा हूं। फिर सियुलाई बाहर चलते हुए सोचने लगे, अप्रैल साल का सबसे सुंदर महीना है। पलक झपकते ही ग्रेजुएशन सीजन हमारे सामने होगा। मुझे उम्मीद है कि यह पीसफुल और इजी होगा। लेकिन फिर उसने अचानक यांग फेलोंग को उसके सामने खड़े होकर मुस्कुराते हुए देखा और उसने कहा, मैंने तुम्हारे रूममेट से सुना था कि तुम साइंस और एजुकेशन डिपार्टमेंट में आए थे, इसलिए मैं स्पेशली पर तुम्हारा इंतजार करने के लिए यहां आया था। यांग फेलोंग ने कहा, मैं तुम्हें फिर से फेलोंग टेक्नोलॉजी में शामिल होने के लिए इनवाइट करना चाहता हूं। इसकी सक्सेस में तुम्हारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। सियुलाई ने पोलाइटनेस से मना कर दिया, लेकिन यांग फेलोंग ने कहा, फेलोंग टेक्नोलॉजी से पहले यह सिर्फ एक विजन थी, एक खाली खोल। मुझे यह समझ नहीं आया कि तुम इसमें शामिल क्यों नहीं हुए। लेकिन अब फेलोंग का वैल्यू बढ़ रहा है और यह क्लियर है कि अगर तुम ज्वाइन होते हो तो हम चाइना के न्यू बिजनेस जायंट्स बन जाएंगे और एक प्रमुख शेयर होल्डर बनने के लिए पूरी तरह से सीपेबल हो और इन्फिनिट वेल्थ तुम्हारी पहुंच में होगी। क्या तुम वास्तव में यांग फेलोंग की परसिवियरेंस के बावजूद ऐसे अपॉर्चुनिटीज को रिजेक्ट कर दोगे? शुलाई ने फिर से इनकार कर दिया। सरप्राइज्ड, यांग फेलोंग ने सोचा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यांग फेलोंग तुम्हारे जैसे किसी पर्सन को रिक्रूट करने में फेल हो जाएगा। फिर भी उसने डिटर्मिनेशन किया और दबाव डालते हुए कहा, मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। मैं तुम्हें सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और कहा, पॉसिबली तुम्हारे लिए फेलोंग के ओरिजिनल शेयर्स से अधिक इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? मैं वास्तव में जानना चाहता हूं। सियुलाई मुस्कुराई और दूसरी ओर मुड़ी और कहा, अगर आप वास्तव में मुझे थैंक यू कहना चाहते हैं तो ठीक है। मैं ग्रेजुएट होने वाला हूं और मैं एक रेट्रो स्टाइल कैफे खोलना चाहता हूं। आप मुझे 99 नंबर मिनकांग रोड पर लोकेटेड पुराना घर दे सकते? यांग फेलोंग यह सोचकर शॉक्ड हो गया कि एक ओल्ड हाउस का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वह बस इसका यूज करने के राइट्स चाहते हैं। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? उसने सोचा। उसने उम्मीद की थी कि शिवलाई बहुत बड़ी मांग करेगा, कुछ अधिक एक्स्ट्रॉर्डिनरी। फिर शिवलाई ने गंभीर एक्सप्रेशन के साथ यांग फेलोंग से कहा, मैं यही चाहता हूं। यांग फेलोंग ने शिवलाई के चेहरे पर सीरियसनेस देखकर महसूस किया कि वह मजाक नहीं कर रहा था, वह बकवास नहीं कर रहा था। उसने सोचा कि शिवलाई के शांत व्यवहार से वास्तव में वह सरप्राइज्ड हुआ है। यांग फेलोंग ने विचार किया कि आज ऐसे यूथ को देखना बहुत रेयर है जो फेम या फॉर्चून से प्रभावित नहीं होते हैं और जो पावरफुल लोगों की परवाह नहीं करते हैं। जब मैं अमीर नहीं था तो उन्होंने मुझे ऐसी यूनिक एडवाइस दी थी जिसने फाइलोंग टेक्नोलॉजी की सफलता का रास्ता छोटा कर दिया था और उसने बदले में एक पैसा भी नहीं मांगा। अब जबकि फाइलोंग ने ग्रेट सक्सेस हासिल कर ली है, फिर भी उसका एटीट्यूड अभी भी वैसा ही है। वह पैसे का लालच नहीं करता है। यांग फेलोंग तक मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, इसे उपयोग करने के राइट्स के बारे में भूल जाओ। यह देखकर कि यांग फेलोंग तुम्हारे प्रति कितने रिस्पेक्टफुली हैं, मैं तुम्हारे लिए पूरा घर ही खरीदूंगा। फिर एक लड़की बोली, सीक्रेट? लेकिन किस तरह का सीक्रेट इस मिस्टीरियस कॉलेज स्टूडेंट ने छिपाए हुए हैं? फिर उसने मिस्टर यांग से पूछा, क्या आप वापस जा रहे हैं? यांग फेलोंग ने उसे मिनकांग रोड का 99 नंबर वाला घर खरीदने का इंस्ट्रक्शन दिया और कहा, मेरे लिए 3 करोड़ युआन वाला कार्ड तैयार करना। फिर उसने सोचा, सियुलाई को उसकी काइंडनेस के कारण पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मैं उसका डेटर हूं और जब फेलोंग टेक्नोलॉजी फ्यूचर में और डेवलप होगी तो उसे चुकाना मेरा ड्यूटी है। मुझे उसके लिए एक डायरेक्टर का पोजीशन रिजर्व रखना चाहिए। हम जो कर रहे हैं उससे देश और लोगों को लाभ होगा। क्या यह हो सकता है कि मैं वास्तव में नोबल फीलिंग्स वाले एक हिडन मास्टर से मिला हूं जो कोई रिवॉर्ड नहीं चाहता है? क्या वास्तव में दुनिया में ऐसे लोग हैं? सियुलाई के काम का यांग फेलोंग पर डीप इम्पैक्ट पड़ा, जिससे उसे अपने फ्यूचर के डिसीजंस पर रिकंसिडरेशन करना पड़ा। कुछ समय बाद सियुलाई को रियल एस्टेट सर्टिफिकेट और 3 मिलियन युआन वाला कार्ड मिला। वह मुस्कुराया और सोचा, क्योंकि आप इसे मुझे देने पर जोर दे रहे हैं, इसलिए मैं इसे स्वीकार करूंगा
और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।